शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम चर्चा करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे खास मेहमानों के साथ। इसके साथ ही चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा होगी धान की फसल प्रबंधन के बारे में। तो इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीट करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हमारे पास पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें। आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, जिनसे हम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनोज खन्ना इस वक्त मौजूद हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। आप सह प्राध्यापक हैं सैम हिंगम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमारा पहला विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बिना कृषि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और पानी एक ऐसा संसाधन है जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं जाहिर की जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस तरह से कारगर है, आइए इस पर बात करते हैं। तो डॉक्टर मनोज जी, किस तरह से आप बताना चाहेंगे इस योजना के बारे में, इसका खास तौर पर किस तरह का लक्ष्य और ध्येय है? ये भारत सरकार की बहुत ही बड़ी परियोजना है जो 2015 में शुरू हुई थी जी। और जैसा हम लोग सब जानते हैं, पानी के बिना खेती संभव नहीं है और पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वर्षा जल जो है बहुत सीमित है और करीब करीब 80 से 85% पानी हमारा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों को नई पानी को संचयन, संरक्षण और उसके इस्तेमाल के लिए सहायता देने के लिए ये बहुत ही बड़ी परियोजना बनाई गई है। और भारत सरकार अब तो इसे 8 साल से कार्यान्वित कर रखा है। इसमें न केवल पानी को बचाने के लिए, यानी कि उसको कैसे उस पानी को बचाएं, कैसे उसका संचयन करें, मतलब वो तालाबों में, छोटे छोटे तालाबों में या सामुदायिक रूप से अपने गांव में एक सामुदायिक तालाब बनाकर उस पानी को इकट्ठा करें और उस पानी का इस्तेमाल कैसे ही बहुत ही आधुनिक विधियों से, सिंचाई विधियों से इस्तेमाल करें, जिससे कि किसान भाई अपनी फसल का अधिक से अधिक कम पानी में अधिक उत्पादन ले सकें, यानी कि प्रति बूंद अधिक उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसका लक्ष्य है। यानी कि एक बूंद से अधिक उत्पादन लेना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल। और किस तरह से योजना से किसान जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
कृषि में बेहतर परिणाम लेने के लिए सरकार सकारात्मक प्रयास में लगी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना उन इलाकों में भी सिंचाई के सुखद परिणाम दे रही है जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर बूंद के साथ उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को रखा गया, जिससे पानी का समुचित इस्तेमाल हो और बचत भी। इसके लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई विधियों का लक्ष्य रखा गया। आंकड़ों की माने तो साल 2022-23 के दौरान ड्रिप सिंचाई के तहत 5,32,000 हेक्टेयर कवर, स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत 5,70,000 हेक्टेयर कवर, कुल 11,02,000 हेक्टेयर सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए बनाई गई। वहीं अन्य हस्तक्षेप क्षमता 0.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। इनके लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 2015-16 से अब तक लगभग 58 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-26 के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक व जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। योजना की जानकारी लेने के लिए कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर में संपर्क किया जा सकता है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विक्रम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जहाँ तक धान की बात करें तो ये हमारी प्रमुख धान जो खाद्यान्न फसल है वो है, तो ऐसे में इसकी जो आर्थिक महत्ता है किसानों के लिहाज से, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही किस पैमाने पर, किस स्थिति पर इसकी जो खेती है वो देश में की जा रही है, अगर इस पर कुछ रोशनी आप डालना चाहें। यहाँ देखिए, धान जो है खरीफ की प्रमुख अन्न फसल है जी, जो भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में इसका जो है खेती की जा रही है। धान के जो फसल है इसको अगर सही से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि ये भोजन के लिए प्रमुख फसल है, इसका सभी किसान खेती कर रहे हैं। तो इसमें 1 केजी धान की पैदावार के लिए लगभग 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक किसान 1 केजी चावल पैदा कर रहा है तो करीब करीब 2000 लीटर पानी वो इससे खर्च करता है जी। इस पानी को कैसे बचाया जाए और कैसे इसकी खेती की जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ताकि किसान भाई कम लागत में, कम पानी में, क्योंकि धान जो है वो पानी को बहुत अधिक चाहता है, तो इसको कम लागत में और अधिक पैदावार कैसे ली जाए, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। पानी तो इसके लिए फसल प्रबंधन में भी किन किन बातों का ध्यान रखे किसान, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा मुख्य धान फसल की नर्सरी लगभग तैयार हो चुकी है। बढ़िया बारिश के साथ किसान अब रुपाई की तैयारी कर रहे हैं। धान की रुपाई का काम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई माह के तीसरे सप्ताह तक की जाती है। 21 से 25 दिन की तैयार पौध रुपाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रुपाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। वहीं धान की अच्छी उपज लेने के लिए खेत में आखिरी जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद खेत में मिलाएं। उर्वरक में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय दे। आधी मात्रा नाइट्रोजन की ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में दे। इसके अलावा जिन खेतों में रुपाई हो चुकी है वहां की किसान निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाले। तना भेदक कीट की निगरानी और नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इसके साथ ही किसान फसल में कल्ले निकलते समय 3% फ्लोराडीन 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर या 4% कार्टफ 17 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डाले। फसल में दवा का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं इन विषयों से जुड़े हुए, और इसके अलावा व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से भी सवाल भेज सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या सवाल है इनका। जी, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम, धान के बारे में मुझे जानना था कि हमने रोपाई नहीं की बल्कि डायरेक्ट सीडड्रिल से बोई है, तो इसमें क्या क्या देखभाल करनी पड़ेगी, और दूसरा सवाल ये था कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, ये जानना था। बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर विक्रम बताएं। देखिए, अब जो है धीरे धीरे क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग का है, रोपाई का तरीका है, इसमें जो है खर्चे ज्यादा आते हैं। इसके लिए आपका जो ये सीधा बुआई का तरीका है, जो ड्रम सीडर से भी है और डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं किसान भाई, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपका जो है एक ही समस्या आती है जो खरपतवार नियंत्रण की आती है। इसके दो तरीके हैं जी। एक तो ये कि आप मैकेनिकल तरीके से आप इसका कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि अगर आप धान की डायरेक्ट सोइंग किए हैं तो इसमें ब्लाइंड होइंग कहते हैं इसको, अंधी जुताई। तो बुआई के 30-35 दिन के बाद किसान भाई इसको जुताई करके पाटा लगा के और सिंचाई कर दे, तो उससे क्या होगा कि अगर वो सीधी बुआई की है, ड्रम सीडर से ना करके अगर सीधे छिटकुआ विधि या लाइन की बुआई किए हैं, तो यह ब्लाइंड होइंग बहुत ही कारगर है और इससे आपका जो खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा तरीका रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में आप बुआई के 20-25 दिन के बाद आप बेस्पायरिब्लेक्टोडियम नामक दवा आती है, इसका प्रयोग आप छिड़काव कर सकते हैं। 80 से 120 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की दर से आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसको पानी में घोल बना के 800 से 1000 लीटर पानी हेक्टेयर में लगता है, उसके हिसाब से आप घोल बना करके बुआई के 20-25 दिन बाद इसका छिड़काव कर दे, तो भी आपका खरपतवार नियंत्रण मिल जाएगा। ये दो तरीके हैं। बिल्कुल, तो विपिन जी जाना आपने कि किस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और फसल प्रबंधन से जुड़ी ये थी कुछ खास बातें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर मनोज, जहाँ तक सिंचाई व्यवस्था की बात है और जल की जो समस्या है उससे जुड़ी बात है, आपने बताया कि दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो पानी की बचत करना और दूसरा पानी का संचयन करना। तो पहले बचत की बात कर लेते हैं। तो कम पानी में भी सिंचाई की अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कुछ आधुनिक पद्धतियाँ आ गई हैं। मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं यहाँ पर। आपने बड़ा उचित प्रश्न पूछा है। जब हमने जल का संचयन कर लिया और इस समय सारे भारत में मानसून सक्रिय है और जिन भी किसानों ने अपने तालाब बना रखे हैं उनकी सफाई करके उसमें पानी का संचयन कर लिया है और उस पानी को बड़े कीमती तरीके से इस्तेमाल करें, खासकर आधुनिक विधियों से। आधुनिक विधियां मुख्य रूप से जो कही जाती हैं फव्वारा सिंचाई है और टपक सिंचाई है। फव्वारा सिंचाई में हम पाइपलाइन के द्वारा फव्वारे का इस्तेमाल करके जैसे बारिश होती है उस तरह से हम खेत में पानी लगाते हैं। इससे ना केवल पानी की बचत होती है और जितना भी कच्ची नालियों में पानी जो बर्बाद हो जाता था या खुला पानी देने से जो जमीन के नीचे पानी चला जाता था, और इसमें किसान को एक लाभ होता है कि वो कितना पानी लगाना चाहता है उसका उसके पर कंट्रोल रहता है कि अगर उसे 5 सेंटीमीटर पानी लगाना है तो वो 5 घंटे उस फव्वारे को चलाकर उसका अपना पानी को पूरा कर सकता है। तो इससे पानी की बचत होती है। जैसे बारिश सबसे अच्छी होती है फसलों के लिए, वैसे ही इसमें बारिश की तरह से पानी लगता है और इसकी दक्षता करीब करीब 80 से 85% तक जाती है। एक दूसरी विधि है, अगर हम बात करें तो टपक सिंचाई, जो मुख्य रूप से सब्जियों की खेती या बाग की खेती में इस्तेमाल होती है, जिसमें भी छोटी छोटी पाइपों के द्वारा हम पानी सीधे जड़ के पास, पौधे की जड़ के पास देते हैं और इससे बूंद बूंद कहते हैं, इसलिए बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसमें बूंद बूंद पानी पौधे की जड़ के पास गिरता है और बिल्कुल जितनी मात्रा उसकी जरूरत है और उतना ही हम पानी देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे अंतराल के बाद, मतलब एक दिन छोड़ के, हो सकता है डेली भी हम पानी दें, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस तरह से पानी लगाएं। जितनी उसकी आवश्यकता है फसल की उतना पानी लगाएं
और इसमें एक खास विशेषता होती है कि घुलनशील खाद, जो भी आपकी खाद है, घोल के इस यंत्र या टपक सिंचाई पद्धति द्वारा हम ये दे सकते हैं, जिससे न केवल खाद की बचत होती है, खाद की भी इस्तेमाल करने की दक्षता बढ़ती है। बिल्कुल। तो पानी के साथ साथ खाद भी आप सीधे पौधों की जड़ों के पास पहुंचा सकते हैं इन विधियों से। इसके बारे में विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। इस वक्त कुछ और सवाल हमारे पास आ गए हैं हमारे दर्शकों के, इन्हें हम कार्यक्रम में आइए शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है हेमंत जी ने छत्तीसगढ़ से, और वो जानना चाहते हैं कि वो धान की खेती करते हैं लेकिन पानी का साधन नहीं है इनके पास, तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं? तो डॉक्टर विक्रम, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, अगर पानी बहुत कम है तो आप धान की अगर खेती न करना चाहें तो दूसरी फसलें आप ले सकते हैं, बाजरा है, मक्का है। लेकिन अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो इसमें एक श्री पद्धति है जी, जो SRI पद्धति जिसे कहते हैं। इस पद्धति से आप बहुत कम पानी में आप धान की खेती, जैसे गेहूं की सिंचाई करते हैं वैसे ही आप सिंचाई करके आप धान की भी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन SRI जो पद्धति है इसमें दो चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो सामान्य धान की खेती है उससे 2-3 चीजें इसमें फर्क करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि आप अपनी जो मृदा है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए जो भी आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसका आधा उर्वरक जो है ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट है, नेटिव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इससे आपको देना पड़ेगा, और आधी आप रसायनों से दे सकते हैं। और इसमें जो नर्सरी तैयार की जाती है वो नर्सरी जो है रेस बेड पे आपको तैयार करनी पड़ेगी, और 12 से 14 दिन की ही नर्सरी का आपको रोपाई करना है। और इसमें आपको पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। 1-1 हफ्ते के अंतराल पे आपको गेहूं की तरह इसकी सिंचाई करके आप धान की अच्छी पैदावार, जो सामान्य धान की पैदावार है उससे अच्छी पैदावार आप उसमें ले सकते हैं। इसमें पंक्ति से पत्ती और पौधों से पौधों की दूरी 25-25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी भी 25 सेंटीमीटर होगी, और कतार से कतार की भी दूरी 25 सेंटीमीटर। तो हेमंत जी, विस्तार से जाना आपने कि पानी का साधन अगर कम भी है तब भी आप धान की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी होता है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही धान की फसल प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। कपिल जी इस वक्त बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो कपिल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो कपिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कई सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। कुछ सवालों को शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है राम भगत जी ने जसपुर से, और वो जानना चाहते हैं सिंचाई योजना के बारे में, और ये भी सवाल है कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो डॉक्टर मनोज बताएं कि कैसे कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया जाए। कृषि सिंचाई योजना के कई भाग हैं, जैसे हर खेत को पानी,
और जल संचयन के लिए तालाब बनाने की व्यवस्था या आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए जिस भी पद्धति में आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि हर खेत को पानी उसमें अंडरग्राउंड आपके स्रोत से, जहां भी आपका ट्यूबवेल है या जो भी आपका स्रोत है वहां से खेत तक पाइपलाइन की लगाने की व्यवस्था की इसमें प्रायोजन है। और इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन आप लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप की, यानी कि एचडीपी या पीवीसी टाइप की अंडरग्राउंड पाइपलाइन आप अपने खेत तक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आर्थिक सहायता अनुदान राशि मिलती है। अगर आप अपने क्षेत्र में कोई अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं जल संचयन के लिए, या सामुदायिक रूप से आप अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में सब मिलके संयुक्त रूप से एक बड़ा तालाब बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आर्थिक अनुदान एवं सहायता मिलती है। या आप आधुनिक विधियां जिनकी हमने चर्चा अभी थोड़ी देर पहले की थी, जैसे फव्वारा सिंचाई है, टपक सिंचाई है, मिनी स्प्रिंकलर है, इन सब के लिए भी आप इससे अनुदान राशि और आर्थिक सहायता मिल सकती है। अब ये सवाल आता है ये कैसे ली जाए। इसके लिए आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। आप अपना आधार कार्ड, अपने जमीन की जानकारी और ये सारे पत्र लेकर, और क्या आप लगवाना चाहते हैं उसको लेकर आप अपने जिला कृषि अधिकारी और जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, और वो आपको पूरी तरह तकनीकी और आर्थिक सहायता भी देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो राम भगत जी, आपने विस्तार से जाना कि क्या प्रक्रिया है। अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरह से संपर्क करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। उमाशंकर जी इस वक्त हमारे साथ हरदोई उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जानकारी जी उमाशंकर जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पाई है। आप धान की खेती करना चाहते हैं? जी, मैं धान में का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जी, का धान में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर विक्रम, अगर आप सवाल समझ पाए हैं तो धान में फसल प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैडम, मैं इनका सवाल तो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन जहाँ तक खेती की बात है वो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर ये नर्सरी अपनी अच्छी तरह से तैयार कर ले, नर्सरी में उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और समय से, देखिए एक धान में जो प्रमुख चीजें हैं इसमें 3-4 तरह की प्रजातियां होती हैं। कम अवधि की प्रजातियां, अधिक अवधि की प्रजातियां और मध्यम अवधि की प्रजातियां। इसके साथ साथ बासमती और सुगंधित धान की भी प्रजातियां हैं। बिल्कुल। तो इनको अभी जो अब अगर इन्होंने नर्सरी डाली है तो ठीक है, नहीं डाली है तो जो प्रजातियों का चयन करना है वो कम अवधि की ही प्रजातियों का चयन करें ताकि इनको जो है उत्पादन मिल पाए। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण नर्सरी में बहुत आवश्यक है, वो आप कर लें। जी बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर विक्रम, प्रजाति का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं जो प्रजातियों के बारे में है। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और उनका कहना है कि बरसात के मौसम में जिन खेतों में जल भराव ज्यादा होता है वहां पर धान की कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो? देखिए, जहाँ पे जल भराव ज्यादा होता है वहाँ पे जलमग्न प्रजातियां हैं। जो आपकी धान के पौधे अगर बढ़ गए और उनकी एक भी पत्ती ऊपर है, 2 भी पत्ती ऊपर है, तो धान के अगर पानी की मात्रा अधिक बढ़ती है तो वो ऊपर बढ़ते जाते हैं और पैदावार दे जाते हैं। जी, तो इन प्रजातियों का चयन अगर वो कर लें तो उसके हिसाब से वो पैदावार ले पाए। और जल भराव की स्थिति कितनी है ये सबसे मायने रखता है। अगर जल भराव बहुत अधिक नहीं है तो सामान्य प्रजातियों की खेती वो कर सकते हैं, और जल भराव बहुत अधिक है, मतलब 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है, तो इन जलमग्न प्रजातियों का प्रयोग ये करके अपनी पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अंकुर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
हाँ नमस्ते सर, मैं तीन विषयों में जानना ये चाहता हूँ कि खेत में पानी लगाने के लिए हमारा खेत में कम पैसा कम लगे, सिंचाई से खर्चा हमारा कम है, तो ऐसी दशा में जैसे बिजली की हमारी बचत हो और हमारी जो है डीजल की बचत हो तो सोलर का इस्तेमाल कैसे करें। और दूसरी चीज सोलर हमारा जब आम खुलता तो बढ़िया पानी का डिस्काउंट होता, तो ऐसी दशा में टपक सिंचाई योजना से हमारा पानी बर्बाद होता, उससे कैसे बचना है, तो इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं जो सीमित किसान है जिनके कम खेती है। ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मनोज। नंद स्वरूप जी, आपका जो सवाल मैं समझ पाया हूं वो है कि अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, इसमें आप और कैसे पानी बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने चर्चा किया, इसमें मुख्य रूप से आपकी कौन सी फसलें, अगर आप मैदानी फसलें ले रहे हैं और सीरियल क्रॉप ले रहे हैं जैसे गेहूँ और अन्य फसलें, तो आप फव्वारा सिंचाई बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना केवल आपको कच्ची नाली से पानी में जो बर्बाद होता है आपको खेत तक पहुंचाने में, वो भी खत्म हो जाएगा। आप स्रोत से सीधा पाइपों के द्वारा फव्वारा सिंचाई के द्वारा पानी लगा सकते हैं। इसमें भी आपको ना केवल पानी की बचत होगी, फसल अच्छी होगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आप बागवानी या सब्जी वाली खेती करते हैं तो उसमें टपक सिंचाई या मिनी स्प्रिंकलर, एक और फव्वारा सिंचाई का जो छोटा रूप है मिनी स्प्रिंकलर जिसको कहते हैं, और वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ना केवल आपकी पानी की बचत होगी, फसल अच्छी होगी और उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। जी जी, नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है राजेश किरार जी ने गुना मध्य प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि धान की फसल को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। डॉक्टर विक्रम। देखिए, धान की फसल अगर रोपाई कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे बीज होना चाहिए। छिटकुआ विधि से भी कर रहे हैं या ड्रम सीडर से कर रहे हैं या लाइन से बुआई कर रहे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। उससे ज्यादा नीचे जाने से उसका जो है अंकुरण अंदर ही रह जाएगा, वो ऊपर तक नहीं आ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेंटीमीटर उसका बीज नीचे जाना चाहिए। जी डॉक्टर विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि धान की फसल में जो खेत है उसमें जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, वो कितना होना चाहिए? देखिए, जल स्तर की बात जो है वो रोपाई और नर्सरी दोनों में अलग अलग है जी। और आपका 3 से 4 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि धान में हर समय पानी खड़ा होना चाहिए, ये भ्रांति किसान भाइयों में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिंचाई करें, 3 से 4 सेंटीमीटर आपका पानी खेत में हो जाए, फिर उसको सूख जाने। पानी सूखने के बाद आप इंतजार करें जब तक कि खेत में आप देखें दरारें बननी शुरू हो जाए, या फिर आप वहां जाएं और अंगूठा से, अपने पैर के अंगूठे से उसमें मिट्टी, क्योंकि किसानों के पास कोई अपना नापने का यंत्र नहीं होता जी जी जी, तो वो अपने खुद के यंत्रों द्वारा आप उसमें जाएं और पैर से, आप पैर के अंगूठे से खेत में मिट्टी को दबाएं। अगर वो बहुत आसानी से दब जा रही तो फिर उस समय सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही थोड़ा से कड़ी हो जाए और क्रैक्स जो कटाव होता है वो हल्का से भी शुरू हो तो आप फिर दोबारा सिंचाई कर दें, फिर सूख जाए। इसको कहते हैं कि पानी सूखना और लगाना। जी जी, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको पैदावार में 10 से 15% आपकी वृद्धि मिलेगी। जी डॉक्टर विक्रम, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रोहित दुबे जी पन्ना मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो रोहित जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवालों को शामिल करते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। एक सवाल भेजा है रूपचंद जी ने और इनका सवाल है कि सिंचाई योजना के लिए कहाँ आवेदन करना होगा और कागज क्या क्या चाहिए। जी डॉक्टर मनोज। जैसे मैंने पहले भी आपको चर्चा की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिस भी रूप में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई या मिनी स्प्रिंकलर आदि के लिए अगर आर्थिक सहायता या अनुदान राशि चाहिए तो आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी आपके जिला हेडक्वार्टर पे
आप संपर्क करिए, वहां जिला कृषि अधिकारी होते हैं या जिला बागवानी अधिकारी होते हैं जी। उनसे आप संपर्क करिए और अपने जमीन की जानकारी आपको ले जानी पड़ेगी, आपका आधार कार्ड अपना ले जाना पड़ेगा और उनके पास एक फॉर्म होता है जिसको फिल करके, मतलब उसको भर के आपको देना पड़ेगा और अपने जमीन की जानकारी देते हुए, जैसे आपका खेत अगर 5 एकड़ का है और 1 एकड़ में ही आप अपनी फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई लगाना चाहते हैं, वो जानकारी जिला कृषि अधिकारी के यहाँ देनी पड़ेगी और देकर आप अपने वहां से पूरा डिजाइन बनाकर और कितने की पड़ेगी वो सारी जानकारी आपको, तकनीकी जानकारी जो है वो सारी आपको जिला कृषि अधिकारी से मिल सकती है। इसके अलावा आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोई संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र में कोई है तो उनके भी तकनीकी अधिकारियों से संपर्क करके आप इसकी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। जहां तक आर्थिक सहायता और अनुदान राशि का सवाल है वो आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल। तो रूपचंद जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका लाभ आप ले सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ उठाते हुए आप जरूर इस योजना से जुड़ेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और धान में फसल प्रबंधन के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। केशव कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ दरभंगा बिहार से जुड़े हुए हैं फोन के जरिए। केशव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है टपक सिंचाई विधि और फव्वारा विधि के बारे में जानना है। जो हमारे पास में 2 एकड़ खेत है उसमें लगवाएंगे, कितना खर्च आ सकता है? जी आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज। केशव कुमार जी, आप अगर 2 एकड़ क्षेत्र में अपने यहाँ टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई लगाना चाहते हैं तो आपको अगर फसल का निर्धारण करना पड़ेगा, खासकर टपक सिंचाई में क्या आप सब्जियों में लगा रहे हैं या बाग में लगा रहे हैं, उसके अनुसार ही कीमत का निर्धारण होगा। और कीमतों का भारत सरकार या राज्य सरकारों ने मिलकर एक टेबल बना रखा है, कितना बड़ा क्षेत्र है और कौन सी फसल है
उसके अनुसार ही कीमत लगेगी। ये आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फव्वारा सिंचाई लगाना चाहते हैं 2 एकड़ में और कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो फव्वारा सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त है, यानी कि सब्जियों की खेती या गेहूं की खेती, चने की खेती या और अन्य खेती आप कर रहे हैं, तो भी उसकी कीमत निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर एक इसकी कीमत बिल्कुल निर्धारित की हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी फसल में कितनी कीमत इसकी आएगी, फव्वारा सिंचाई की या मिनी स्प्रिंकलर की या टपक सिंचाई की, वो जानकारी आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर ले सकते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि हर राज्य में अलग अलग उसके रेट फिक्स हैं और वो कौन देगा, कौन सी कंपनियां राज्य सरकार अपने निर्धारित करती है कि कौन सी अच्छी कंपनियां उपलब्ध हैं जो किसानों को अच्छी सुविधा और अच्छी तरह का सामान दे सकती हैं, उनकी भी लिस्ट जिला कृषि अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। जी बिल्कुल। तो केशव सिंह जी, आपने जाना कि किस तरह से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं लागत के बारे में अगर आप टपक या फिर फव्वारा विधि से सिंचाई करना चाहते हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आपको जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लगातार सवाल हमें मिल रहे हैं। एक सवाल भेजा है छत्तीसगढ़ से चुम्बन साहू जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि ड्रिप सिंचाई लगाना है और सभी जगह उन्होंने संपर्क कर लिया है लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, तो क्या किया जाए, कहां संपर्क करें? मेरा आपसे अनुरोध है, अगर कोई सहायता नहीं मिल पा रही है तो जिला कृषि अधिकारी और जिला बागवानी अधिकारी और पहला सूत्र है आपको संपर्क करने के। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोई संस्थान हैं, उनके तकनीकी अधिकारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिले में कोई ना कोई होगा। और क्योंकि पूरे देश में बहुत कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र जरूर है। आप कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी अधिकारियों से संपर्क करें और पूरी तकनीकी जानकारी आपको वहां से भी मिल सकती है। जी आइए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विजय पवार जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है ना? विजय जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए। ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल आता है, उसके लिए हमें कहाँ आवेदन करना पड़ता है? जी 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 बिल्कुल। विजय जी, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या हमें सोलर पैनल की भी व्यवस्था हो सकती है पानी को उठाने के लिए? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक चल रही है जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। उस योजना के अंतर्गत आप सोलर पैनल, सोलर पंपिंग सिस्टम, मतलब सौर ऊर्जा से आप पानी को उठाने की विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जितना भी जो भी चाहिए आपको सौर ऊर्जा के लिए, सोलर पैनल, पंपिंग सिस्टम या मोटर, वो आपको प्रधानमंत्री कुसुम परियोजना के अंतर्गत मिल सकती है। उसके लिए भी आपका संपर्क सूत्र जिला कृषि अधिकारी ही होता है। और ये अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ मिलकर फव्वारा या टपक सिंचाई भी लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा से पानी उठाकर। जी बिल्कुल। तो विजय जी, जाना आपने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का भी लाभ ले सकते हैं सोलर पंप के लिए, या फिर इसके साथ जुड़कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टपक और फव्वारा विधि से भी अगर सिंचाई करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। सत्येंद्र सिंह जी ने सवाल भेजा है, उन्होंने लिखा है कि धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, कौन कौन सी खाद डालें? जी डॉक्टर विक्रम। जी हाँ, देखिए धान की जो सीधी बुआई कर रहे हैं, उर्वरक के जो आपके अगर संभव हो तो आप कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करें। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट, नेचर कंपोस्ट या फार्म यार्ड कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वो अवश्य डालें। क्योंकि दूसरा उसके बाद आपका जो प्रमुख एनपीके है वो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और उसके साथ साथ 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम
पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक का भी प्रयोग अवश्य करें। जिंक सल्फेट को और आपको फास्फेटिक उर्वरक को एक साथ मिला के नहीं डालना है, इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर इसको मिला के दोनों उर्वरकों को अक्सर किसान भाई सारे उर्वरकों को एक साथ मिला के इसको खेत में प्रयोग करते हैं। जिंक सल्फेट और आपका फास्फेटिक उर्वरक चाहे वो डीएपी हो चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, जो भी है, इनको दोनों को अलग अलग प्रयोग करें। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसकी आधी मात्रा जो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसका 60 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको बेसल देना है। और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन को 2 अलग अलग बार में, पहला 25 से 30 दिन पे और दूसरा 35 से 40 दिन पे। जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, पोषण प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक और सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। कृष कुशवाहा जी हैं छत्तीसगढ़ से, और ये कहते हैं कि धान की नर्सरी लगाते समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, देखिए धान की नर्सरी जो है इसमें भी उर्वरकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आपको धान की जो नर्सरी है उसका क्षेत्रफल कम होता है। जितना आपको रोपाई करना है उसका 1/10वां भाग ही आपको नर्सरी, अगर 1 हेक्टेयर आपकी रोपाई करनी है तो उसके लिए 100 स्क्वायर मीटर एरिया आपको चाहिए। 1000 स्क्वायर मीटर एरिया आपको चाहिए। 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 4 किलोग्राम डीएपी, इसके साथ 2 से 2.5 किलोग्राम पोटाश और इसमें 1 किलोग्राम जिंक का प्रयोग आप कर लें। आपको जो है अच्छी नर्सरी तैयार होगी। और अगर संभव हो तो इसमें गोबर की खाद अवश्य डालें, क्योंकि नर्सरी अगर गोबर की खाद डाल करके प्रयोग किया जा रहा है, कंपोस्ट खाद डालकर प्रयोग किया जा रहा है, तो नर्सरी उखाड़ने में बहुत आसानी होती है। तो क्या होता है, जब नर्सरी को उखाड़ा जाता है उसकी जड़ें टूट जाती है। तो अगर इसमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें तो आपकी नर्सरी उखाड़ने में भी आसानी। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विजय कुमार जी हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी विजय जी। जी मैडम, धान की लेट वैरायटी। जी धान की जो लेट वैरायटी है जो आप नर्सरी डाल सकते हैं। जी जी, ये कम अवधि की जो प्रजातियां हैं इनका आपको चयन करना पड़ेगा। इसमें पंत 10 है, नरेंद्र 80 है, वो पंत धान 12 है। ये और इसके साथ साथ हमारे सुभाष यूनिवर्सिटी की 2 प्रजातियां हैं, सुभाष धान 4 और सुभाष धान 1। ये आप प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रजातियों का, क्योंकि अगर अधिक अवधि की प्रजातियों को अब नर्सरी डालेंगे तो वो बाद में दिक्कत आएगी, गेहूं की बुआई में भी देरी होगी। अगर इन प्रजातियों का आप चयन करेंगे तो ये 100 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती हैं, 20 से 20 तक। तो इन प्रजातियों का चयन कर लेंगे। बिल्कुल। तो विजय जी, जाना आपने कि जल्दी तैयार होने वाली कौन सी वैरायटी है धान की जिन्हें आप चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आपने बताया कि तालाबों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके साथ ही गाँव में हमने देखा है कि बहुत समय से तालाब चले आते हैं लेकिन उनका रखरखाव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो क्या इस योजना के तहत उनके जीर्णोद्धार की भी जो समस्या है उसका हल निकाला जा सकता है? आपने बड़ा ये उचित समय पे सवाल पूछा है। इस समय मानसून, जैसे मैंने कहा था कि इस समय पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है, और इस समय पानी को जितना आप संचयन कर पाएंगे वो एक बैंक की तरह होगा जिसे आप अपने खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तालाब हमारे भारत सरकार या राज्य सरकारों ने बनाए हैं और वो समय के साथ उनमें मिट्टी भर जाती है, तो वो उनको धीरे धीरे उनको पानी रखने की क्षमता उनकी कम होती जाती है। उसके लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए हमारे किसान भाई इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और अपने क्षेत्र में जो अगर आपने सामुदायिक रूप से कोई तालाब बना रखा है, गांव में कोई तालाब बना रखा है, उसका डीसिल्टेशन यानी कि उसमें मिट्टी निकालकर उसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये अभी भी समय है। अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और अभी भी पूरे 3 महीने हमारे बारिश के बाकी हैं, उनमें से तुरंत उसको मिट्टी निकालकर, जैसे आपके खेतों में मेड़ों को ठीक कर इन पानी को संरक्षण और संचयन किया जा सकता है। जहां तक इसकी सहायता का
विषय है वो अपने जिला कृषि अधिकारी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, और जिला बागवानी अधिकारी द्वारा संपर्क कर इसकी आर्थिक सहायता और अनुदान राशि ली जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है या होती है और तो इस पानी को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि उसके संचयन की जो व्यवस्था है वो जरूर करें, और इसके लिए अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है, इनका लाभ जरूर लें। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही धान में फसल प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए कुछ सवालों को यहाँ पर जल्दी से शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लगातार हमारे दर्शक हमें यहाँ पर सवाल भेज रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, एक सवाल भेजा है हमें विशाल वर्मा जी ने लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, धान के अच्छी पैदावार के लिए दवा की आवश्यकता नहीं होती है जी। उसके लिए जल प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन, ये 3 चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है। उर्वरक प्रबंधन में आपको देखिए एक बहुत समस्या आती है, डीएपी का जो प्रयोग, फास्फोरस का जो प्रयोग किसान भाई करते हैं। डीएपी को रोपाई के बाद उसका ऊपर से टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या फास्फोरस युक्त उर्वरकों का रोपाई के बाद उसका प्रयोग करते हैं, वो सही नहीं है। आपको फास्फोरस का जो प्रयोग करना है वो रोपाई के पहले, आपको पहले फास्फोरस को डाल देना हो, चाहे डीएपी के रूप में ले रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में ले रहे हैं, उसको डाल के तब रोपाई करना है। जब आखिरी बार पलेवा कर रहे हैं, पाटा लगा करके खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय डीएपी का प्रयोग कर लें, ऊपर से डीएपी का प्रयोग ना करें। इसके बाद दूसरा जो प्रबंधन की बात है उर्वरक में, अगर संभव हो, वैसे तो अब तो नीम कोटेड यूरिया आ गई है, लेकिन अगर संभव हो तो यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करें किसान भाई, क्योंकि इसमें पानी भरा होता है, धान में अक्सर पानी लगा होता है, तो यूरिया तेजी से पानी के साथ घुल करके नीचे चली जाती है, उसका प्रयोग उस मात्रा में नहीं हो पाता है। तो अगर संभव हो तो अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर लें। और अपने खेत में जिसमें धान की खेती करना है, कम से कम उसमें कंपोस्ट का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि कंपोस्ट जो है जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर विक्रम, यानी कि दवाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फसल प्रबंधन से जुड़ी इन बातों का ध्यान रख के अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं, जो भेजा है ज्योति दुबे जी ने शिवनी मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि जीरा संकर धान की फसल कितने समय में आती है?
देखिए, जीरा शंकर धान की जो फसल है, इसका जो समय है वो 120 से 125 दिन है, बुआई से लेकर के और कटाई तक, बीज से बीज का जो समय है वो ये है। लेकिन इसमें जीरा शंकर धान में उर्वरकों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक आप डाल देंगे तो जो इसमें क्वालिटी आनी चाहिए, इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम प्रयोग करें और संभव हो तो जैविक खादों का प्रयोग करें। जी जी, और एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। विजयदास जी ने सवाल भेजा है कि धान की सीधी बुआई में निराई गुड़ाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए? देखिए, निराई गुड़ाई जो आपको करना है वो 20 से 25 दिन पे, अगर आप एक निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन पे करें। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप अगर 2 निराई गुड़ाई कर सकें तो पहली 15 से 20 दिन पे और दूसरी 30 से 35 दिन पे अगर आप 2 निराई गुड़ाई कर दें तो हालांकि निराई गुड़ाई में खर्च ज्यादा आएगा, रसायनों द्वारा भी आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 निराई गुड़ाई कर दें तो आपको बढ़िया पैदावार। जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे और दर्शकों के बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आधुनिक सिंचाई की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसमें कुछ और बातें जानना चाहेंगे कि ये जो टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई की विधि किसान अपना रहे हैं, तो इनमें जो पाइप्स लगे होते हैं या जिस तरह की इसमें फिटिंग्स लगी होती है, उनका रख रखाव किस तरह से किसानों को करना चाहिए ताकि ज़्यादा समय तक वो इसका इस्तेमाल कर सकें? आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है। खासकर टपक सिंचाई में चूंकि हम बूंद बूंद से पानी देते हैं और जो जिन छेदों से पानी जाता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, खासकर टपक सिंचाई में हमें रेगुलर रूप से, मतलब नियमित रूप से इसका फ्लशिंग करना जरूरी है कि जिसमें उस छेदों में मिट्टी ना भर जाए और वो पानी निकलना बंद ना हो जाए। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वह देखते रहें कि कहीं पे अगर पानी नहीं निकल रहा है तो हर हफ्ते या आपके पानी की गुणवत्ता को देखते हुए हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार फ्लशिंग कर दें पूरे सिस्टम की। आपके फिल्टर को खोलकर, जिससे पानी में जो भी आपकी इम्प्योरिटी वो रोकता है उसको साफ कर लें। ऐसा काम अगर आप 10 से 15 दिन के नियमित रूप से करेंगे तो आपका सिस्टम बहुत लंबे समय तक आपको सेवा देगा। ऐसे ही फव्वारा सिंचाई जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन पाइपों को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर, और खासकर जो उसके नोजल हैं, और जिससे कि ना कोई चोरी की समस्या हो, ना कोई उसको तोड़ सके, आप अपने एक सुरक्षित स्थान पर इनको इकट्ठा करके रख दें और जब आपको इस्तेमाल करने की जब आवश्यकता आए तो आप उनको दोबारा अपने खेत में लगा पाएं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनोज, एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए। इनका नाम है रेखन साहू, छत्तीसगढ़ से हैं और इनका कहना है कि इनके पास 1.5 एकड़ जमीन है जिसमें वो टपक सिंचाई और पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार से किस तरह से मदद मिल सकती है? आप छोटा सा क्षेत्र है, आपके पास 1.5 एकड़ जमीन है जिसमें आप टपक सिंचाई के साथ साथ पॉली हाउस यानी कि प्लास्टिक हाउस बनाकर उसमें महंगी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ही आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपको अनुदान राशि भी मिलेगी, आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसमें आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, टपक सिंचाई ही लगाएं और फर्टिगेशन यानी कि खाद भी, घुलनशील खाद भी पौधों को टपक सिंचाई के द्वारा दें और आपको जो पॉली हाउस बनाने का जो सहायता है वो भी आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से द्वारा संपर्क करने के द्वारा ही आपको मिलेगा। इन सब को करने से आप महंगी फसलों को खासकर उगा सकते हैं जिनका बाजार में दाम बहुत अच्छा मिलता है। उससे न केवल आपका इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और चूंकि आप पानी और खाद बड़े ही तरीके से दे रहे हैं और टपक सिंचाई से दे रहे हैं तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। मेरा तो ये सारे किसान भाइयों से है कि ऐसी फसलों का चयन करें जिसका बाजार में दाम बहुत अच्छा मिलता है, उसको वो टपक सिंचाई में उगाएं और खासकर अगर वो पॉली हाउस भी लगाना चाहते हैं छोटे क्षेत्र में तो वो उसका भी इस्तेमाल करें
और भारत सरकार की इस योजना को अधिक से अधिक सफल बनाएं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज खन्ना, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें इस कार्यक्रम में। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों के भी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और साथ ही धान की अच्छी पैदावार के लिए किस तरह से फसल प्रबंधन करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में आपको मिली। अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो एक महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए, जिस पर कल कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। इस बारे में अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। अगर आप हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com पर आप सवाल भेज सकते हैं। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनके साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं और सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।